तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका स्वागत है और यह है लेक्चर नंबर 21 और आज हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, खासकर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पर। तो पहले हम प्रॉपर इंटीग्रल्स का परिचय करवाएंगे और फिर ऐसे इंटीग्रल्स का मूल्यांकन कैसे करना है वह आज के लेक्चर का टॉपिक होगा। तो यहाँ प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं। तो यह इंटीग्रल्स, तो उदाहरण के लिए इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर है अगर यहाँ इस इंटीग्रल की रेंज ए से बी फाइनाइट है और यहाँ इंटीग्रैंड तो एफ एक्स इंटीग्रैंड है और वह एक्स के लिए रेंज ए से बी में बाउंडेड है। तो अगर यह एफ एक्स बाउंडेड है और ए और बी दोनों फाइनाइट हैं तो इंटीग्रल की रेंज फाइनाइट है, तब हम कहते हैं कि यह इंटीग्रल प्रॉपर है। लेकिन अब हम आज चर्चा करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रल 0 से बी एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर है अगर उदाहरण के लिए यह ए माइनस इन्फिनिटी है और या बी प्लस इन्फिनिटी है, तो उनमें से एक मूल रूप से इन्फिनिटी है या ए माइनस इन्फिनिटी है या बी प्लस इन्फिनिटी है या दोनों ए माइनस इन्फिनिटी है और बी इन्फिनिटी है। और यह एफ एक्स यहाँ इंटीग्रैंड है जो किसी पॉइंट पर इस एक्स की रेंज ए से बी के बीच अनबाउंडेड है। तब हम इस इंटीग्रल को फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। दूसरा, अगर यह एफ एक्स इस रेंज ए से बी में एक या ज्यादा पॉइंट्स पर अनबाउंडेड है तो हम सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो पहले प्रकार में लिमिट्स या बी इन्फिनिटी है या दोनों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हैं, लेकिन यहाँ एफ एक्स पहले प्रकार के इंटीग्रल में अनबाउंडेड है जबकि दूसरे प्रकार के इंटीग्रल में हम मान लेते हैं यह एफ एक्स इस ए और बी के बीच बाउंडेड है और यहाँ ये लिमिट्स इस इंटीग्रल की रेंज इस ए और बी के बीच फाइनाइट है। सेकंड काइंड या थर्ड टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है जब हम इन दो टाइप के इंटीग्रल्स को मिला देते हैं। तो यहाँ इन रेंज में से एक ए या बी इन्फिनिटी है या दोनों भी इन्फिनिटी हैं। यहाँ एफ एक्स जो इंटीग्रैंड है वह भी अनबाउंडेड है इस एक्स की रेंज में किसी पॉइंट पर, तो फिर हम इसे कहते हैं थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल के लिए उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ है 0 से 2 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ इंटीग्रैंड और जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है फाइनाइट है या बाउंडेड है इस x 0 से 2 की रेंज में और साथ ही रेंज 0 और 2 भी फाइनाइट है। तो हमें यहाँ इन्फिनिटी नहीं दिखती और यह एफ एक्स इंटीग्रैंड भी बाउंडेड है। तो इस मामले में हम ऐसे इंटीग्रल्स को प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। या उदाहरण के लिए हमारे पास है एक्स डी एक्स पर 0 से 1 साइन एक्स। तो इस मामले में कोई सोच सकता है कि यहाँ x डिनोमिनेटर में है और इस x की रेंज 0 से इन्फिनिटी है, तब इंटीग्रैंड अनबाउंडेड हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ लिमिट को कंसिडर करें तो लिमिट जब x गोज़ टू 0 और यह x पर साइन x, तो यह लिमिट फाइनाइट है, लिमिट 1 है। हम जानते हैं यह लिमिट 1 है, तो यहाँ इस इंटीग्रैंड की लिमिटिंग वैल्यू, और क्योंकि यह x गोज़ टू 0 फाइनाइट है, तब भी हम इस इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे, क्योंकि यह इस एक की रेंज में किसी पॉइंट पर भी अनबाउंडेड नहीं है, लिमिट्स भी फाइनाइट है, रेंज फाइनाइट है। तो यह इंटीग्रल भी प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पर आते हैं। तो यहाँ उदाहरण के लिए है 0 से इन्फिनिटी कॉस एक्स dx। तो यह काइंड 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ लिमिट में हमें एक इन्फिनिटी दिखती है, लेकिन इंटीग्रैंड किसी भी पॉइंट पर बाउंडेड है, इसलिए यह फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है। दूसरा x-1 dx पर 0 से 1। तो इस मामले में
रेंज फाइनाइट है, लेकिन यहाँ इंटीग्रैंड जब x 1 के पास पहुँच रहा है यह अनबाउंडेड बन रहा है, तो इस मामले में इंटीग्रैंड अनबाउंडेड बन रहा है जब x इस अपर लिमिट a के पास पहुँच रहा है। और फिर यह एक सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। यह यहाँ थर्ड काइंड का इंटीग्रल है या मिश्रित काइंड का, क्योंकि लिमिट भी अनबाउंडेड है। तो यहाँ हमारे पास है यह इन्फिनिटी अपर रेंज में, और फिर यह इंटीग्रैंड जो एक माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर पर एक भी इन्फिनिटी पर जा रहा है जब x 1 के पास पहुंच रहा है और एक इंटीग्रल की रेंज में है। तो इस मामले में इंटीग्रैंड भी इंफिनिटी बन रहा है और रेंज भी फाइनाइट नहीं है। तो यह है थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का मूल्यांकन कैसे करें, पहले हम फर्स्ट काइंड के लिए चर्चा करेंगे। तो उदाहरण के लिए हमारे पास है यह इसे बी एफ एक्स डी एक्स, और मान लो कि यह भी इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो यह फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है और हम यहाँ मान लेते हैं बी इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम इंटीग्रल ए से आर कंसिडर करेंगे। तो यह भी जो इन्फिनिटी है उसकी जगह हमने आर रख दिया है और फिर हम इस आर को इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास इन्फिनिटी है। तो यह है फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल, और इसका मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस इन्फिनिटी की जगह आर रख देंगे और बाद में यहाँ इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के बाद इसे आर एफ एक्स डी एक्स, और फिर हम यह लिमिट लेंगे, और अगर यह लिमिट एक्सिस्ट करती है इसे हम कहते हैं यह इस इंटीग्रल की वैल्यू है या इंटीग्रल कन्वर्ज होता है। और अगर यह लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती तो फिर हम लिमिट को कहते हैं कि इंटीग्रल एक्सिस्ट नहीं करता या इंटीग्रल डाइवर्ज होता है। तो अब इस मामले में हमारे पास इसकी बजाय यह स्थिति हो सकती है। तो पहले वाले इंटीग्रल में यह भी इंफिनिटी था और अब हमने कंसिडर किया है कि यह निचली रेंज माइनस इंफिनिटी है। तो फिर से हमारे पास फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इस मामले में हम वही विचार इस्तेमाल करेंगे, लिमिट आर को हम इंफिनिटी पर ले जाएंगे और इस इंफिनिटी की जगह माइनस आर आ जाएगा। तो हम इस इंटीग्रल का पहले माइनस आर से भी एफ एक्स डी एक्स पर मूल्यांकन करेंगे और फिर इस इंटीग्रल के मूल्यांकन के बाद हम लिमिट लेंगे आर जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर हमारे पास फिर से यह फर्स्ट काइंड इंटीग्रल है, लेकिन हमारे पास यहाँ दोनों लिमिट्स माइनस इंफिनिटी हैं और यह प्लस इंफिनिटी है, तो इस मामले में हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रल को दो भागों में बांटेंगे। तो एक हम लिमिट को आर एक के तौर पर लेंगे। तो यहाँ हमने इस इंफिनिटी के लिए यह माइनस आर एक लिया है, उसकी जगह आर एक रख दिया है, और इस आर दो के लिए हमने इसकी जगह हमने यह प्लस इंफिनिटी ले लिया है, और हम इस आर एक को इंफिनिटी पर ले गए हैं और आर दो को इंफिनिटी पर। तो फिर से हमारे पास यह इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और अगर राइट हैंड साइड पर ये लिमिट्स एक्सिस्ट करती हैं तो हम कहते हैं वह लिमिट कन्वर्जेंट है या यह इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। नहीं तो यह डाइवर्जेंट इंटीग्रल है या इंटीग्रल एक्सिस्ट नहीं करता। या हम इन दोनों को लिमिट आर एक से लिमिट आर दो से इंफिनिटी जैसे मिला सकते हैं और हम ले सकते हैं माइनस आर एक से आर से एफ एक्स डी एक्स समान है। तो अब हम करेंगे फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का मूल्यांकन कैसे करना है। तो यह यहाँ उदाहरण है, हमारे पास एक्स चार माइनस एक डी एक्स दो से इंफिनिटी पर दो एक्स स्क्वायर है। तो मामले में युक्ति है कि हम इस इंफिनिटी देंगे और उसकी जगह हम आर रख देंगे। तो हमारे पास यह इंटीग्रल इक्वल है लिमिट आर से इंफिनिटी के, और यह दो से आर के, और एक्स चार माइनस एक डी एक्स पर स्क्वायर के यह लिमिट आर से इंफिनिटी के इक्वल है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। तो यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक और एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक पर एक और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक पर प्लस एक,
तो यह होगा ठीक x4 माइनस 1 dx पर 2x²। और फिर दोबारा हम वहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे तो हमारे पास है लिमिट r से इंफिनिटी, यह 2 से r, और यह होगा 1/2, और यह है x माइनस 1 पर 1 माइनस x प्लस 1 पर 1, तो यह है x² माइनस 1 पर 1 का पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर है यह x² प्लस 1 पर प्लस 1, और इस dx टर्म पर हर चीज़। तो यहाँ हमारे पास लिमिट है r से इंफिनिटी, और यह है 2 से r। तो अब हमारे पास तीन इंटीग्रल्स हैं, तो एक है 1/2 और यह x माइनस 1 dx पर 1, फिर है x प्लस 1 dx पर माइनस साइन 1, फिर से इंटीग्रल 2 से r, और फिर है इंटीग्रल 2 और x² प्लस 1 dx पर 1। तो पहला वाला, मान लो यह लिमिट है r जो इंफिनिटी पर जा रहा है, और हमारे पास यहाँ यह आधा है, यह होगा ln माइनस 1 और यह होगा माइनस x प्लस 1, तो यह ऐसा होगा ln x प्लस 1 पर x माइनस 1 का लॉगरिदमिक। इन दोनों को मिलाकर पहले दोनों, और फिर हमारे पास यहाँ है 10 इन्वर्स x, वह है इंटीग्रल लिमिट 2 से r। तो अब हम यहाँ इस लिमिट को कंप्यूट करेंगे तो वह आधा होगा, और हम लिमिट लगा रहे हैं r से इंफिनिटी, हमारे पास यह आधा है, और यह ln ऊपरी लिमिट तो r प्लस 1 पर r माइनस 1, और इसे माइनस करें तो यहाँ माइनस 1 से माइनस करें, और फिर यहाँ 3 है, तो हमारे पास है 1/2, और यह ln माइनस साइन के साथ इस निचली लिमिट के कारण तो माइनस आधा, और फिर 2 माइनस 1 तो ln 1, और फिर 3 से तो ln बटा 3, और फिर हमारे पास है 10 इन्वर्स r और माइनस 10 इन्वर्स वो। तो फिर हमारे पास है यह r से इंफिनिटी तो 1/2, और यह होगा r पर 1 प्लस 1 पर r पर ln 1 माइनस 1। यह लिमिट r से इंफिनिटी, यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस आधा ln 3, और फिर है यहाँ प्लस 10 इन्वर्स r, और फिर माइनस 10 इन्वर्स 2। तो अब इस लिमिट को लेते हुए हमारे पास है आधा, और फिर यहाँ ln, यह r जा रहा है इंफिनिटी पर तो यह 0 है, यह भी 0 पर जा रहा है, हमारे पास है ln 1 जो 0 है, तो आधा गुणा 0 प्लस यह आधा ln 3, और फिर जा रहा है, जब r इंफिनिटी पर जा रहा है π/2 होगा, और माइनस 10 इन्वर्स 2, तो यह है वैल्यू, यह 0 है, यहाँ हमारे पास है आधा ln 3, और यह है π/2, और फिर माइनस यह 10 इन्वर्स 2, तो यह है इंटीग्रल की वैल्यू, जो हमने यहाँ कंप्यूट किया है π/2 माइनस 10 इन्वर्स 2, और यह आधा ln 3, तो यह इंटीग्रल एक्सिस्ट करता है, और यह है इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू। उदाहरण के लिए दूसरा हमारे पास है 0 से इंफिनिटी और साइन पाई dx, तो यहाँ भी वही युक्तियाँ उपयोग करते हुए हमारे पास है लिमिट r से इंफिनिटी और फिर 0 से r, और हमारे पास है साइन x dx, यह इंटीग्रल r से इंफिनिटी होगा साइन x माइनस कॉस बन जाएगा, और फिर हमारे पास होगी लिमिट 0 से r, तो यह होगी लिमिट r से इंफिनिटी, और यहाँ होगा यह एक माइनस ए कॉस आर, और जब हम इस कॉस आर के लिए लिमिट r से इंफिनिटी लेते हैं यह लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती, तो इसलिए इस मामले में दूसरे मामले में लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती, और हमारे पास यह सटीक लिमिट है 1 माइनस कॉस आर, और लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती या इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता इस मामले में, तो लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती।
तो पहले मामले में यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हम कहते हैं यह कन्वर्जेंट है और यहाँ एक्सप्रेशन द्वारा दी गई वैल्यूज। दूसरे मामले में यह इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता, क्योंकि हम इस इंटीग्रल का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो दूसरे काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल मूल्यांकन हम सीखेंगे। वे ऐसे बी एफ एक्स डी एक्स प्रकार के इंटीग्रल होते हैं जहां एफ एक्स किसी पॉइंट पर अनबाउंडेड होता है ऐसे बी की रेंज में। तो यहाँ मान लो यह एफ एक्स बी तक बढ़ती हुई इंफिनिटी है, तो अपर लिमिट जब एक्स अपर लिमिट के पास पहुंच रहा है, यह एफ एक्स कन्वर्ज हो रहा है, शून्य पर जा रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। और इस टाइप के इंटीग्रल के लिए जब यह एफ एक्स बी तक बढ़ता हुआ इंफिनिटी के पास जा रहा है, हम यहाँ इस एप्सिलॉन को लाकर मूल्यांकन करेंगे और यहाँ हम इस एप्सिलॉन को ले आए और बी से घटा दिया तो समस्या बी पर थी, तो अब हमने बी माइनस एप्सिलॉन करके बचा लिया है। क्योंकि एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था जब एक्स बी की तरफ जा रहा था, तो अब हम इस बी से बच गए हैं इस बी माइनस एप्सिलॉन को बनाकर। और अब यह एक बढ़िया इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल, जिसका हम मूल्यांकन करेंगे इंटीग्रल के मूल्यांकन के लिए बनाई गई तकनीक का उपयोग करके, और बाद में हम राइट साइड से लिमिट लेंगे। एप्सिलॉन शून्य की तरफ जा रहा है, तो यहाँ हमारे पास यह इंटीग्रल है। और दूसरे मामले में जब एफ एक्स गोज़ टू इंफिनिटी, जब एक्स गोज़ टू बी, आप वही विचार इस्तेमाल करोगे जो हम अभी यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस एप्सिलॉन। तो फिर से समस्या यहाँ थी, वहाँ इंटीग्रल से बचा गया। और बाद में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए लेंगे एप्सिलॉन पॉजिटिव साइड से शून्य के पास जा रहा है। तो सेकेंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए जब ए किसी और पॉइंट पर होता है, जब एक्स सी के पास पहुंच रहा है, सी एक पॉइंट है ए बी में, और यह एफ एक्स अनबाउंडेड हो रहा है, तो यह है सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। में फिर से हम युक्ति इस्तेमाल करेंगे कि इंटीग्रल ए से सी और सी से बी हम विभाजित करेंगे। और क्योंकि समस्या सी पर थी, तो हम सी में से एप्सिलॉन घटाकर बचे हैं, तो हमारे पास है एस ए सी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स। और दूसरे मामले में फिर से इंटीग्रल था बी से सी, लेकिन समस्या सी पर यही, तो हमने इसको सी प्लस एप्सिलॉन लेकर हटा दिया है। और फिर एप्सिलॉन आर राइट साइड से शून्य की तरफ जा रहा है। तो अगर हमारे पास दोनों सिरों पर यह इंटीग्रल एफ एक्स गोज़ टू इंफिनिटी है, जैसे एक्स गोज़ टू ए और साथ ही एक्स गोज़ टू बी, तो यह सेकंड काइंड के इंटीग्रल के लिए एक और संभावना है। तो इस मामले में हम इस ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मूल्यांकन कर सकते हैं पे प्लस एप्सिलॉन 1 और बी माइनस एप्सिलॉन 2 डालकर, और फिर लिमिट एप्सिलॉन शून्य प्लस के पास पहुंच रहा है और एप्सिलॉन शून्य माइनस के पास पहुंच रहा है लेकर। तो अब हम यहाँ कोई उदाहरण लेंगे जहाँ हम मूल्यांकन कर सकें। बस फिर से एक टिप्पणी, तो इस मामले में जब हमारे पास दोनों सिरों पर यह एफ एक्स इन्फिनिटी के पास पहुंच रहा होता है, हम इंटीग्रल को यहाँ किसी अन्य पॉइंट पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे ए से सी और फिर सी से बी, और फिर हम इंटीग्रल से ठीक वैसे निपट सकते हैं जैसे पहले किया था। तो हम बचेंगे, हमारे पास इस एक की बजाय दो अलग इंटीग्रल्स हैं, और पहला हम निपटेंगे इस ए प्लस एप्सिलॉन के साथ, और दूसरा वाला हम निपटेंगे बी माइनस एप्सिलॉन पर इस पॉइंट से, उसी तरह जैसा हमने ऊपर किया है। तो यहाँ ऐसे सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का मूल्यांकन कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए हमारे पास है ए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स पर डी एक्स है। तो जब एक्स 1 के पास पहुंच रहा है, यह अनबाउंडेड हो रहा है, हमारा इंटीग्रल अनबाउंडेड हो रहा है, तो इस मामले में हम क्या करेंगे, हम लिमिट एप्सिलॉन से शून्य राइट साइड से लेंगे और शून्य से 1 माइनस एप्सिलॉन, तो वह पॉइंट जहां फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा था उसकी जगह हमने 1 माइनस एप्सिलॉन रख दिया है। तो हम शून्य से 1 पर नहीं जा रहे, बल्कि हम शून्य से 1 माइनस एप्सिलॉन पर जा रहे हैं, जहां बढ़िया इंटीग्रल है। और बाद में हम वह लिमिट ए लेंगे। तो यहाँ यह इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो हमारे पास है यह इंटीग्रल शून्य से 1 माइनस एप्सिलॉन
और यह है एक माइनस एक्स पावर माइनस डी एक्स, जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं हमें मिलेगा माइनस एक इस माइनस साइन और माइनस आधा प्लस एक के कारण तो हमारे पास होगा आधा। तो हमारे पास है एक माइनस एक्स पावर 1/2 या स्क्वायर रूट, और फिर है यह लिमिट और यह 1/2 भी। डिनोमिनेटर में तो यहाँ हमारे पास है -2 और माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और फिर है यह 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन की लिमिट। तो 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ इस इंटीग्रल की वैल्यू जब हम -1 माइनस एप्सिलॉन रखते हैं हमारे पास है 1 माइनस और 1 माइनस एप्सिलॉन, और माइनस स्क्वायर रूट 1 है जो 1 है, तो 1 माइनस 0, और यहाँ हमारे पास है -2 और यह एप्सिलॉन, और -1 तो हमारे पास है -2 के साथ है स्क्वायर रूट एप्सिलॉन, और फिर वहाँ है -1। तो अब हम लिमिट लेंगे तो यहाँ लिमिट लेकर लिमिट एप्सिलॉन -2 के साथ ए गोज़ टू 0 और यहाँ ए स्क्वायर रूट एप्सिलॉन प्लस 2। तो यह एप्सिलॉन गोज़ टू 0, तब हमारे पास लिमिट आती है 2 के तौर पर। तो इंटीग्रल लेने के बाद इसकी लिमिट जब हम लिमिट लेते हैं, इस मामले में वैल्यू आ रही है 2। तो इस इंटीग्रल की उस वैल्यू पर यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है और वैल्यू है वो। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर पर dx, और इस मामले में हम वही युक्ति ले सकते हैं, यह लिमिट एप्सिलॉन 1 गोज़ टू 0 और हम 0 प्लस एप्सिलॉन 1 लाकर 0 से बचे हैं, और हमने रेंज में कोई पॉइंट लिया है 1 और फिर 1 से 2 माइनस एप्सिलॉन 2, जहां एप्सिलॉन 2 गोज़ टू 0 हम उसे पॉइंट से भी बचे हैं जहां फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा था। अब दोनों मामलों में हमें इसे इंटीग्रेट करना है और बाद में हम यह लिमिट एप्सिलॉन 1 के तौर पर देंगे और यह एप्सिलॉन गोज़ टू 0। तो यहाँ इस इंटीग्रल को देखते हैं, यहाँ हमारे पास मूल रूप से यह इंटीग्रल x पर dx और 2 माइनस एक्स है, जिसे हम 2 माइनस एक्स पर 1 के तौर पर लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास है x पर प्लस 1। तो अगर यह 1/2 है, हमें बस यहाँ क्योंकि हमें वहाँ यह 2 मिलेगा तो हमारे पास है 1/2 x पर 1/2 माइनस एक्स प्लस 1, और यह इंटीग्रल dx पर जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यह हमें मिलेगा ln 2 माइनस एक्स के साथ माइनस साइन के तौर पर, और प्लस यह ln x, जो मूल रूप से यह आधा है, और यह 2 माइनस एक्स पर ln x वही इंटीग्रल है। और अब हम उदाहरण के लिए यहाँ फर्स्ट इंटीग्रल लेंगे, जहां एप्सिलॉन 1 के तौर पर लिमिट पॉजिटिव साइड से गोज़ टू 0, और हम इन वैल्यूज को पहले लिखेंगे तो यहाँ ऊपर 1 तो 1 माइनस ln 0 होगा, जब हम निचला वाला रखेंगे तो हमें आधा मिलेगा, और 2 माइनस एप्सिलॉन 1 पर ln एप्सिलॉन 1 गोज़ टू 0 प्लस दूसरे वाले में हमारे पास लिमिट होगी इस x इंटीग्रल के लिए एप्सिलॉन 2 गोज़ टू 0 प्लस, तो हम पहले माइनस एप्सिलॉन रखेंगे तो यहाँ हमारे आधा ln, और x के लिए हम लिख रहे हैं 2 माइनस पर 2 माइनस एप्सिलॉन 2, x के लिए फिर से 2 माइनस एप्सिलॉन वो, और फिर वहाँ यह वाला है जो फिर से 0 होगा। तो हमारे पास इंटीग्रल की ये दो वैल्यूज हैं, तो पहले वाले में जब यह एप्सिलॉन गोज़ टू 0 और 2 माइनस एप्सिलॉन 1, तो यह पॉजिटिव साइड से ln 0 की तरह जा रहा है, तो यहाँ यह इन्फिनिटी है, वहाँ इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी, और एप्सिलॉन गोज़ टू 0 जब हम लेते हैं एप्सिलॉन 2 गोज़ टू 0, तो हमारे पास है यह 0 पर जा रहा है, और फिर यहाँ 2 एप्सिलॉन से विभाजित हो रहा है, तो एप्सिलॉन गोज़ टू 0 यह फिर से इन्फिनिटी बनेगा। तो यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ इन्फिनिटी मिल रही है। तो यह सही है, तो हमारे पास है 2 माइनस एक्स, और यह है
इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी पर जा रहा है, यह भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो हमारा इंटीग्रल इन्फिनिटी बन रहा है, और यह इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो यह कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस मामले में हमें यह वैल्यू मिलती है, मेरा मतलब है यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता क्योंकि यह इन्फिनिटी पर जा रहा है और यह इंटीग्रल डाइवर्ज होता है। तो यहाँ हम आगे के लेक्चरों में भी इस टेस्ट इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चरों में हम सीखेंगे बिना मूल्यांकन किए हुए हम कैसे टेस्ट करें कि यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज। तो वहाँ हम इस टेस्ट इंटीग्रल को इस्तेमाल करेंगे, इसे टेस्ट इंटीग्रल एक कहते हैं। यह वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे पास ऐसे आर है, बाद में हम लिमिट आर से इन्फिनिटी लेंगे तो हमारे पास यह इंटीग्रल एक्स डी एक्स पावर पी डी एक्स पर ऐसे आर है, जिसका हम आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। यह पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ x माइनस पी पर एक हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास है x पर एक, और यह माइनस एक आएगा x पावर माइनस पी प्लस एक, और फिर माइनस पी प्लस एक, तो एक माइनस पी भी इंटीग्रल में आएगा, और फिर ऐसे आर। लेकिन यह पी एक के इक्वल नहीं है, लेने जैसा है, क्योंकि जब हम पी एक के इक्वल लेते हैं हमने यह x पर एक मिलेगा जो यहाँ x का लॉगरिदमिक है, और फिर हम लिमिट लेंगे तो वहाँ दो संभावनाएं होंगी। जब p एक के इक्वल है तो इंटीग्रल यह होगा, और जब p एक के इक्वल है इंटीग्रल यह होगा, और फिर हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r पावर p माइनस एक, और हम निचली लिमिट को a के तौर पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और हमें यहाँ यह इंटीग्रल मिलेगा। तो p एक के इक्वल है के लिए हमारे पास है ln r, और यह माइनस ln a जो है a पर ln r, और दूसरे मामले में जब p एक के इक्वल नहीं है हमें मिलेगा एक माइनस p पर एक, और यह x पावर p माइनस एक पर एक, और यहाँ फिर से यह r, तो पहले r p माइनस एक पर एक हमें मिलेगा, और फिर a पर p माइनस एक पर एक। तो यह है इंटीग्रल वैल्यूज इस ऐसे r के लिए। और अब हम देखेंगे क्या होगा जब हम इस r से इन्फिनिटी को लेते हैं। तो मूल रूप से हमारा टेस्ट इंटीग्रल है a से इन्फिनिटी एक या x पावर p x। हम पहले ही इसका मूल्यांकन कर चुके हैं। अब हम लिमिट लगाएंगे तो अगर r इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है यह फिर से ln इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी p फिर से a के इक्वल है, और इस मामले में भी जब यह p उदाहरण के लिए एक से ज़्यादा है तो p एक से ज़्यादा है, यह r पावर यहाँ पॉजिटिव होगी, और जब r इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है यह शून्य बन जाएगा, और फिर हमारे पास यह फाइनाइट वैल्यू होगी। लेकिन जब p एक से कम है जब p एक से कम है तो इस r की न्यूमरेटर में पॉजिटिव पावर होगी, और जब r इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो यह इन्फिनिटी बन जाएगा, और फिर इंटीग्रल इन्फिनिटी बन जाएगा। p की दो वैल्यूज हैं। अब जब p एक से कम है या उसके इक्वल है, इस इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी है, इंटीग्रल डाइवर्ज होता है, और जब p एक से ज़्यादा है उस मामले में यह टर्म गायब हो जाएगी, और हमारे पास इसे पावर p माइनस एक पर एक होगा, और माइनस साइन हमने यहाँ p माइनस एक पाने के लिए समायोजित कर दिया है। तो तब p एक से ज़्यादा के लिए वैल्यू है p माइनस एक पर एक, और a पावर p माइनस एक पर एक। हमारे पास एक और इंटीग्रल है जो टेस्ट इंटीग्रल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसे कहते हैं टेस्ट इंटीग्रल। तो और इस मामले में हम इस इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन से b को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है जब x a के पास पहुँच रहा है यह इनफाइनाइट बन रहा है, इसलिए अनबाउंडेड। तो हमारे पास है सेकंड काइंड का इंटीग्रल, तो a प्लस एप्सिलॉन से भी हम इसका मूल्यांकन करेंगे, और फिर से यहाँ पर वही विचार हमारे पास है x माइनस a पावर p पर एक, जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फिर से दो मामले होंगे, जब p एक के इक्वल है हमें यह ln x माइनस a मिलेगा, जो हमें यह ln p माइनस a माइनस ln एप्सिलॉन देगा, और जब p एक के इक्वल नहीं है तो हम इसे इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, यह होगा x माइनस a पावर p माइनस एक पर एक, और जिसके परिणाम स्वरूप एक माइनस p पर एक के साथ यह एक्सप्रेशन आएगा। अब हम फिर से उस मामले पर चर्चा करेंगे कि जब एप्सिलॉन गोज़ टू शून्य तो क्या होगा। तो यह स्पष्ट है, जब एप्सिलॉन गोज़ टू शून्य
इस मामले में यहाँ एप्सिलॉन गोज़ टू शून्य, आपके पास है माइनस एल एन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन शून्य पर जा रहा है तो यह इन्फिनिटी बन जाएगा। तो पी एक के इक्वल है, फिर से इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं हो रहा और यहाँ हमारे पास स्थिति है जब एप्सिलॉन गोज़ टू शून्य तो यह पी एक से ज़्यादा है तो यह इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर पी एक से ज़्यादा है तो यह इन्फिनिटी बन जाएगा और यहाँ भी पी एक से ज़्यादा है तो यह भी माइनस है, यह माइनस है तो यह इंटीग्रल प्लस इन्फिनिटी पर कन्वर्ज हो रहा है। और जब पी एक से कम है तो एप्सिलॉन गोज़ टू न्यूमरेटर और जब एप्सिलॉन गोज़ टू न्यूमरेटर कॉस शून्य पर चला जाएगा तो इस मामले में इंटीग्रल एक्सिस्ट करेगा। तो हमारे पास स्थिति है जब पी एक से ज़्यादा या उसके इक्वल है तब यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता, यह डाइवर्ज होता है। वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी पर जा रही हैं और जब यह पी एक से कम होता है तब वैल्यू इस इंटीग्रल की फाइनाइट वैल्यू होती है जो एक माइनस पी पर एक और बी माइनस ए पावर पी माइनस एक पर एक द्वारा दी जाती हैं। तो फिर से इंटीग्रल को टेस्ट इंटीग्रल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आगे के लेक्चरों में और हम इस परिणाम पी एक से ज़्यादा या उसके इक्वल है यह इन्फिनिटी है और यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है जब पी एक से कम होता है को इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमने इस काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर चर्चा की है और दो संभावनाएं हैं कि पी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है या प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स बाउंडेड है। यह था फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल। हमने यह भी देखा है कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि एफ एक्स एक या ज़्यादा पॉइंट्स पर अनबाउंडेड हो। इस इंटीग्रल ए से बी में ए एक्स से कम या उसके इक्वल है और बी से कम या उसके इक्वल है तब भी यह सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और हमने यह भी देखा है मूल रूप से उस लिमिट का इस्तेमाल करके उस इंटीग्रल का मूल्यांकन कैसे करना है। तो अगर यह फर्स्ट काइंड है तो यह इन्फिनिटी चाहे यह लोअर रेंज में है या अपर रेंज में, हम इसकी जगह एक फाइनाइट संख्या r रख देंगे और फिर हम इंटीग्रल का मूल्यांकन बाद में करेंगे। हम लिमिट r के तौर पर लेंगे जब r इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दूसरे मामले में उस पॉइंट पर जहां फंक्शन अनबाउंडेड है उससे हमें एक छोटी संख्या एप्सिलॉन डालकर बचना होगा जो बाद में शून्य पर चली जाएगी। सीमित करने वाले परिदृश्य में तो हम उस इंटीग्रल का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन अगले लेक्चर में हम देखेंगे बिना मूल्यांकन किए कैसे पता चल सकता है कि इंटीग्रल कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज। तो यहाँ ये संदर्भ हैं जो इन लेक्चरों को तैयार करने के लिए हमने इस्तेमाल किए और आपका बहुत धन्यवाद।